So, a very good morning to everyone and welcome to today's session. आज का हमारा टॉपिक है on understanding knee replacement surgery और before we begin with the knee replacement surgery in general, ये क्वेश्चन कई बार मेरे पेशेंट्स पूछते हैं, चाहे क्लिनिक पे भी पूछते हैं कई बार, एंड इवन ऑन दिस प्लेटफॉर्म एवरीवन आस्क्स मी कि अगर हमें आर्थराइटिस है या फिर अगर हमें आर्थराइटिस है बट हमें इस बारे में पता नहीं है, अगर वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, मे बी कुछ मिसडायग्नोस हो गया हो कहीं पे, तो हम ये कैसे अपने खुद का कुछ आइडिया लगा के अगर हम कैसे ये डिफरेंशिएट कर पाए कि हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या हमें ऑस्टियो आर्थराइटिस है। और जैसे मैंने कई बार बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के स्पेशली 4 अलग ग्रेड्स होते हैं। सो हाउ टू ग्रेड देम एंड हाउ टू नो अबाउट द सिविरिटी ऑफ आवर सिम्पटम्स। जो डायग्नोसिस हम करते हैं उसी के बेसिस पे ही हम आगे ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। सो अ रॉन्ग डायग्नोसिस विल एंड अप ruining everything। गलत डायग्नोसिस होगा तो ट्रीटमेंट भी गलत होगा, ट्रीटमेंट गलत होगा तो नेचुरली जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं वो या तो और ज्यादा खराब हो सकते हैं या फिर ऑलरेडी जो सिम्टम्स थे उसमें कुछ और नई कॉम्प्लिकेशन ऐड हो सकती हैं, एंड दैट इज समथिंग व्हिच वी डू नॉट वांट दैट टू हैपन। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में हम पहले बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस हम लास्ट में आएंगे बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू द नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में एक बार बात करते हैं पहले कि वो क्या होता है, उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब ऐसा डिजीज जिसमें आपका अपना जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी बॉडी को अटैक करता है। इट इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन what is a pathogen and it is not able to differentiate between what is our own normal body cells। उन दोनों के बीच का फर्क जब उसको नहीं दिख पाए and if it ends up attacking the body cells then उसे हम एक ऑटोइम्यून डिजीज कह देते हैं। सबसे जो मेजर डिफरेंस है टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, अगर आपका जो आर्थराइटिक पेन है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, अगर वो कुछ नॉन वेट बेरिंग जॉइंट्स के आसपास है या फिर आई शुड से जो जॉइंट्स थोड़े साइज में छोटे हैं, जैसे कि हाथों की उंगलियां, हमारा रिस्ट जॉइंट, हमारा एल्बो जॉइंट या नीचे पैरों के टोज के पास के जो जॉइंट हैं, इन जॉइंट्स में अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है या फिर इनमें समय के साथ लग रहा है कि डिफॉर्मिटीज क्रिएट हो रही हैं, कई बार उंगलियां, हाथों की उंगलियां अंदर की ओर बेंड हो जाती हैं इन सीवियर केसेस, तो तब हम उसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कैटेगरी में रख सकते हैं। And a very important thing that sometimes we see कि अगर हम RA फैक्टर का अगर हम टेस्ट करवाएं तो कई बार हम कहते हैं कि वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, उसके बेसिस पर भी डिसाइड कि कैसा उसका डायग्नोसिस है। बट समटाइम्स इवन इफ यू हैव द सिम्टम्स और शायद वो अपने में शुरुआती स्टेज में है, अभी उतने सिवियर नहीं हुए, बट इवन एट दैट टाइम इट माइट शो कि RA फैक्टर नेगेटिव आ सकता है टेस्ट। अगर ऐसा हो तो वन शुड नॉट स्टॉप वरिंग कि नहीं मेरा तो ठीक है बिल्कुल, अगर टेस्ट नेगेटिव आया तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट कुड बी एन इंडिकेटिव कि आगे चल के हो सकती है, मे बी नॉट टुडे, मे बी आफ्टर 6 months, मे बी आफ्टर 1 year, मे बी आफ्टर 5 years, वी डोंट नो। कितने समय बाद सिम्टम्स कैसे एग्रेवेट होंगे ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम सिर्फ उसको एक्सरसाइज के जरिए मेंटेन कर सकते हैं या फिर दवाइयों के जरिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में एक्सरसाइज के साथ साथ जो ज्यादा एक बड़ा जो रोल प्ले करती है वो है मेडिकेशंस।
एंड देन कमिंग टू द पार्ट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिससे आज का जो हमारा टॉपिक रिलेटेड है, कि अगर कहीं पे बोन्स आपस में टच करें एंड उसकी वजह से कोई इन्फ्लेमेशन वहां क्रिएट हो जॉइंट में, तब हम उसे कहेंगे कि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो 4 अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, जिनके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या हमें सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं, या फिर क्या सिर्फ दवाइयों के जरिए हम ठीक रह पाएंगे या नहीं, या फिर ये कि सिर्फ कोई असिस्टिव डिवाइस के साथ चलने से, मे बी कोई नी ब्रेस पहनने से या कोई स्टिक या वॉकर का यूज करने से हमें क्या बेनिफिट होगा। सो ये उसके बेस पे ही डिसाइड किया जाता है। अगर आपको ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, देन यू मे फील, ऑफ कोर्स पेन तो होगा ही उस केस में, पूरे जॉइंट के अराउंड काफी इन्फ्लेमेशन उसमें हो जाती है एंड पेन इज देयर। बट ज्यादातर केसेस में वो पेन सिर्फ चलते फिरते समय एग्रेवेट होता हुआ फील होता है। उठते बैठते समय अगर हम कहें कि जैसे चेयर पे बैठिए, तो बैठते समय नहीं लगता, या चेयर से उठते समय उठना नहीं फील होता जितना चलते हुए लगता है। देन देयर इज स्लाइट स्वेलिंग, नॉट मच, बहुत हल्की हल्की स्वेलिंग होती है, और टेंडरनेस फिलहाल नहीं होती, ग्रेड 1। देन कमिंग टू ग्रेड 2, जहां पर पेन भी इंक्रीज हो जाता है, स्वेलिंग भी इंक्रीज हो जाती है, और टेंडरनेस भी आ जाती है धीरे धीरे। हल्का सा भी अगर आप उस जॉइंट के अराउंड जहां स्वेलिंग है, अगर आप उस पे से उंगली लगाकर देखेंगे तो दर्द होगा उसमें। थर्ड स्टेज इज वेयर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन वी स्टार्ट टू प्रिस्क्राइब फॉर अ सर्जरी, कि वहां पर अब सिर्फ पेन और टेंडरनेस के साथ साथ अब जहां पर हड्डियां आपस में टच कर रही हैं, वहां पर भी हेयर अ क्रेपिटस साउंड, यानी जो कटकट की जो आवाज आती है कई बार घुटनों में से। एंड फोर्थ स्टेज इज वेयर द जॉइंट almost entirely touches the where one bone touches the entire other bone, and काफी हद तक वो पूरा टाइम ही जुड़े रहते हैं एक तरह से, और उनमें मूवमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन, एंड जितने भी आपके सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल उस टाइम पे एकदम पीक पे होते हैं, एंड एट दैट टाइम इट इज इवन डिफिकल्ट टू गेट अप फ्रॉम द बेड। तब बिल्कुल पेशेंट प्रैक्टिकली बेड बाउंड ही हो जाता है कहीं ना। So grade 3 and 4 are the ones in which we prescribe for knee replacement surgery. And knee replacement surgery जो कभी आज से 10-15 साल पहले जिस तरह से करी जाती थी, in the conventional way, there wasn't, there was not any measurement taken. एक अलग से 3-4 जो स्टैंडर्डाइज पीस बने होते थे, कोई स्टेनलेस स्टील का या टाइटेनियम का, जिस भी मटेरियल से जो भी वो बनाते थे, दे जस्ट यूज्ड टू इंस्टॉल इट एंड वापस उसको सूचर कर देते थे। अब तरीका थोड़ा सा बदल गया है, डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी ऑफ सिम्टम्स। कई बार आर्थ्रोस्कोपी के जरिए भी किया जाता है। आर्थ्रोस्कोपी बेसिकली एक मेटल के प्रोब के जरिए अंदर बहुत छोटा सा इंसिजन करते हैं, एंड एक प्रोब के जरिए घुटने तक पहुंच के, जहां पे उनको लगता है कोई बोन का एक पीस टूट के ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको स्कोप से वो निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज द कस्टमाइज्ड वन, जो अभी पिछले कुछ लगभग 8-10 साल के आसपास से ही यूज होना शुरू हुआ है, इन विच दे एक्चुअली टेक अ मेजरमेंट। कई बार अब उसके भी तरीके हर डॉक्टर के लिए, हर अस्पताल में अलग अलग हैं कि विजुअलाइज कैसे करें हम पूरे जॉइंट को। सो समटाइम्स दे गो फॉर एन MRI और समटाइम्स दे गो फॉर अ CT स्कैन, one way or the other, to visualize the joint in a 3D space, and उसके हिसाब से फिर वो कस्टमाइज्ड
इम्प्लांट्स उसके बना के उनको इंस्टॉल कर देते हैं। अगेन इट इज एन इन्वेजिव सर्जरी, सो उस केस में पोस्ट ऑपरेटिव केयर तो बहुत जरूरी है ही, बट द गुड थिंग इज दैट विद द कस्टमाइज्ड नी रिप्लेसमेंट जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता है वो पहले की तरह उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता और उतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। अर्लियर इन अ कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जहाँ पर काफी लंबा एक 6-8 इंच का इंसिजन होता है, इम्प्लांट जहाँ पे इंसर्ट किया जाता है वापस, अब उसको अगर या तो उन्होंने टांके लगाए होते हैं या कई बार उसको स्किन को स्टेपल भी कर देते हैं, तो वापस जब उसको स्किन से लेकर पूरा जहां तक उन्होंने इंसर्ट किया हुआ इम्प्लांट को, उस एरिया को हील होने में कम से कम लगते थे पहले 2 से एनीवेयर बिटवीन 2 to 3 months. 3 months again less likely, but मोस्टली 2 months के अंदर अंदर वी यूज्ड टू से कि इतना तो टाइम लगना ही चाहिए पूरी तरह से ठीक होने में। पूरी तरह से अगर हम ये कहें कि पेशेंट स्टिक या वॉकर कोई भी असिस्टिव डिवाइस छोड़ के अपने पैरों पे खुद चल पाए। वहीं इन अ कन्वेंशनल इन अ कस्टमाइज्ड नी रिप्लेसमेंट सर्जरी the recovery time post-op is slightly, I would say, even less than a month. हम सर्जरी के नेक्स्ट डे से ही पेशेंट को धीरे धीरे चलाना शुरू कर देते हैं एंड वी ट्राई आवर बेस्ट दैट बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक एटलीस्ट कोई वॉकर या स्टिक के साथ नहीं सही, लेकिन पेशेंट चल पाए इंडिपेंडेंटली बिना किसी का हाथ पकड़े, and by the end of the first month they are back to their daily lives. So ये तो है बात हुई सर्जरी के बारे में। So post operative care again easy नहीं होती है। In a lot of cases one has to be careful of many complications, कोई infection ना हो जहाँ पर उन्होंने incision किया है, इम्प्लांट अपनी जगह पे ठीक से जुड़ा रहे, हल्का सा भी वो मूव नहीं होना चाहिए। इन सब प्रिकॉशंस के बारे में भी बात करेंगे। फॉर नाउ we'll start with today's exercises. So I would request everyone कि आप सब प्लीज अपने अपने चेयर से एक बार खड़े हो जाइएगा so that we may begin the exercises. And also I would request कि since हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं, देखिए चाहे वो कोई पैरों की एक्सरसाइज हो, हाथों की हो, चाहे वो स्ट्रेचिंग हो, बैलेंस हो, एनीथिंग दैट वी डू, वी वुड एटलीस्ट आई वुड वांट टू मेक श्योर कि हम जो भी कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं, कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इफ एवरीवन कुड प्लीज जस्ट टर्न ऑन देयर कैमरास, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। एक्सरसाइज करते समय प्लीज अपना कैमरा ऑन रखा करिए। डॉक्टर अनुराग, कार्टिलेज को मेंटेन करने के लिए सप्लीमेंट वगैरह कुछ खाना चाहिए? मैम सप्लीमेंट्स आते हैं बट उनकी इफेक्टिवनेस कितनी है या नहीं है थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू एट द एंड ऑफ द सेशन कि ऐसा क्यों। और या बोन को थोड़ा स्ट्रांग रखने के लिए कुछ खाना चाहिए? जी, एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। अभी के लिए we'll start with the exercises. Thank you. Everyone please just turn on their cameras. So warm up के लिए again starting with heel raises, पैरों को पास पास इस तरह से ले आइएगा, दोनों हाथ कमर पे, टोस के ऊपर खड़े होते हुए हील्स को ऊपर उठाएंगे।
रिलैक्स, दोनों पैर नीचे, पैरों को थोड़ा सा मिला लेते हैं, गैप नहीं है दोनों पैरों के बीच में, से हाथ कमर पे रखेंगे और घुटनों को हल्का सा बेंड करते हुए टिल्ट ऑन राइट साइड एंड लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। जब घुटने को बेंड करें तो ट्राई टू कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। आप जिस तरफ भी बेंड कर रहे हैं प्लीज स्पाइन को उस तरह ऐसे मत ले जाइए, सीधा रखिए। एंड ऑल्सो ट्राई नॉट टू टर्न। अगर आप जिस तरफ बेंड कर रहे हैं उधर टर्न करके ऐसे मत ले जाइए स्पाइन को। डोंट डू दिस, लुक इन द फ्रंट, स्ट्रेट रखिए। ओके, रिलैक्स। वापस दोनों पैरों को सेंटर में ले आते हैं। फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, स्टार्टिंग विद द लेफ्ट लेग, पैर को आगे रखेंगे, राइट वाला पैर पीछे की ओर ले जाएंगे, जितना पीछे ले जाया जाए आपसे। पैर बिल्कुल फ्लैट रहेगा जमीन पे, एड़ी ऊपर नहीं उठनी चाहिए। एंड आगे की तरफ जो पैर है उसका घुटना बेंड करते हुए वापस ऊपर। एक बार और घुटना बेंड करेंगे, वापस एक बार और ना बेंड करिए, वापस। एंड कीप योर बैक स्ट्रेट। जब आप घुटने को बेंड करते हैं आगे की ओर जब जाते हैं तो ट्राई नॉट टू डू दिस। बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, सामने की ओर देखिए। चाहे आपका लोअर बैक है चाहे अपर बैक है, उसको एकदम एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह। अगेन bend forward, एक बार और, now we'll switch। राइट वाला पैर आगे ले जाएंगे, घुटने को बेंड करते हुए वापस। एक बार और, डाउन अप डाउन अप, अगेन डाउन up, down, up, and relax। दोनों पैर वापस सेंटर में जाए। Now for the next exercise, एक चेयर का सपोर्ट लेना पड़ेगा so that we can keep our foot on the chair। तो इस तरह से पैर को सामने रखेंगे एंड अगेन स्टार्टिंग विद द लेफ्ट फुट, पैर को ऊपर रखना चेयर पे इस तरह से कि हिप जॉइंट और नी जॉइंट आपस में 90 डिग्री पे होने चाहिए। एंड देन धीरे से आगे की ओर लीन करते हुए जितना आगे जाया जाए एंड वापस पीछे।
बी वेरी केयरफुल कि जब आप आगे की ओर ले जा रहे हैं इस तरह से घुटने को, अगर आपको लगे कि घुटने में कहीं पे स्पेशली नी कैप के अराउंड अगर पेन होता है तो प्लीज आप रुक जाइएगा एंड वापस बैठ जाइए। और आगे ले जाए। पीछे जो ये वाला नी है जो नीचे जमीन पे लगा हुआ है ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। इस पॉइंट पे आपको लगे कि ये भी घुटना बेंड होना शुरू हो रहा है, वहां से वापस पीछे करते हैं। And relax. Now we'll switch. राइट वाला पैर ऊपर ले आएंगे, अगेन 90-90 and bend forward. और अगेन चले जाइए। वापस चला तो पैर नीचे। Now again using the chair only, वापस से अब लेफ्ट वाला पैर ऊपर रखेंगे, लेकिन इस बार घुटना सीधा रहेगा, घुटना बेंड नहीं होगा। Then अगर आपने लेफ्ट पैर ऊपर रखा है तो लेफ्ट हैंड से घुटने को नीचे की ओर पुश करते हुए ट्राई टू टर्न योर एंटायर बॉडी टू द राइट साइड। सो आपने हाथ रखा, ऐसे नीचे की ओर पुश करा, बहुत हल्के हाथ से, ज्यादा जोर से पुश नहीं करना है। एंड व्हेन यू स्टार्ट टू फील अ स्ट्रेच ऑन द बैक ऑफ द थाई, तो आप धीरे से राइट साइड में टर्न करेंगे। जितना आपसे टर्न किया जाए, जितना आपका ट्रंक आपको अलाउ करता है टर्न करने को, उतना करेंगे। होल्ड इट देयर फॉर 10 सेकेंड्स एंड धीरे से वापस सेंटर सीधे। एक बार और हाथ से नीचे की ओर पुश करते हुए टर्न राइट एंड वापस सेंटर। वेरी गुड। एक बार और नीचे की ओर पुश करेंगे, टर्न राइट वापस। पैर को नीचे ले आते हैं एंड द सेम फॉर राइट लेग आल्सो। सो पैर ऊपर रखा, ना बिल्कुल सीधा रहेगा। अगेन हाथ से नीचे की ओर पुश करते हुए टर्न लेफ्ट और सेंटर। और नीचे पुश करते हुए टर्न लेफ्ट। और turn left and left। पैर नीचे, चेयर को थोड़ा साइड में कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं सुबह। Now to हम यूजुअली जैसे हम जब मिनी स्क्वाट्स करते हैं तो हम पैरों को एकदम पास पास रखते हैं। Now today we slightly change it
पैरों को थोड़ा सा फैला लेंगे, ज्यादा ज्यादा गैप नहीं बनाना, पहले की तरह थोड़ा कम बनाएंगे गैप। अपने बेंड करेंगे आगे की तरफ, इस तरह विल गो डाउन, और अगर हो सके तो हाथों को आगे इस तरह से रखना। So keeping them like this, bend and वापस ऊपर। ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पे घुटनों में आपको लगता है कि पेन हो रही है, स्टिफनेस है, किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट लगे, इवन फॉर 1 सेकेंड, देन यू मे स्टॉप एंड सिट डाउन, नॉट टू कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज। क्योंकि इसमें नी कैप पे थोड़ा जोर पड़ता है, नी कैप की स्ट्रेंथनिंग के लिए है ये एक्सरसाइज, बट एट द सेम टाइम अगर पेन एग्रेवेट हो तो नहीं करना। सो बी वेरी केयरफुल। हल्का सा कैमरा ऊपर कर रहा हूँ, पैरों को इस तरह से हिलाया, दोनों हाथ आगे रख के, एल्बो स्ट्रेट एंड बेंड डाउन। सिर्फ कितना, लगभग 20-30 डिग्री के आसपास, वापस ऊपर, डाउन, अप, डाउन, अप, down, up, down, up, down, up, down, up। वापस जब ऊपर आए तो हाथ को ऊपर ऐसे नहीं ले जाना है, हाथ बिल्कुल सामने ही रहेगा। No need to take it up like this, it should be straight up till your eyes level, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। Down, up, down, up, down, and relax। वापस दोनों पैरों को सेंटर में ले आते हैं। Okay, now coming to the next exercise। पैरों को ऐसा करते हैं, चेयर सामने ले आते हैं, लेट्स नॉट टेक एनी रिस्क। तो कीप अ चेयर beside you like this, okay? चेयर, टेबल, एनीथिंग, कोई भी एक अच्छा एक सपोर्ट होना चाहिए बस आपके साथ में। एंड व्हाट वी विल डू इज, लेफ्ट वाला पैर पहले आगे रखेंगे इस तरह, थोड़ा सा तिरछा अंदर की तरफ। देन जो राइट वाला पैर है उसको पीछे की तरफ इस तरह। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक जगह पे जहां हम खड़े हैं, दोनों में से कोई भी पैर, प्रेफरेबली जो आपका डोमिनेंट साइड है, अगर आप राइटी हैं तो आपका राइट लेग शुड बी wrapped around your left leg like this। अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट लेग should be wrapped around the right leg like this, okay? अब मैं राइटी हूं तो राइट लेग को मैं लेफ्ट लेग के आगे इस तरह से ले आऊंगा, और थोड़ा सा ट्राई करेंगे अपनी तरफ से कि पैर हल्का सा पीछे की ओर चला जाए। So basically both legs are in a spiral now, okay? अब जब चेयर पे हाथ रखा हुआ था, हल्का सा चेयर से हाथ को ऊपर कर लेते हैं, दोनों हाथ फ्री कर लेते हैं अपने। हाथों को चाहे कमर पे रखिए, या फिर अगर गिरने का डर है तो चेयर से जस्ट ऐसे 1 इंच ऊपर रखिए, ताकि अगर गिरने लगे तो एकदम से पकड़ लें चेयर को, ओके? सो कीपिंग देम लाइक दिस, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स, अपना बैलेंस मेंटेन करेंगे इसी पोजीशन में। नाउ जो लेग सीधी है, यानी कि लेफ्ट लेग, इसके घुटने को ट्राई करें बेंड करने का नीचे की तरफ। सो वी स्लाइटली बेंड डाउन and we go back up
मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके। इसमें हल्की सी आपकी स्पाइन भी बेंड होती है। सो राइट लेग को इस तरह से लेफ्ट के अराउंड लपेट लिया, हाथ थोड़ा से ऊपर रखे, एंड जो लेफ्ट लेग है उसका घुटना बेंड करते हुए हल्का सा आगे को देंगे, गो डाउन एंड देन स्लोली बैक अप, अपना बैलेंस बनाते हुए। एक बार और नीचे की ओर, वापस सीधे, एक बार और नीचे, एंड अप, वापस। नाउ दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। अब लेफ्ट पैर को राइट वाले लेग के अराउंड लपेटेंगे इस तरह, एंड विल ट्राई द सेम विद द राइट लेग, घुटने को बेंड करते हुए। अगर आपको लगे कि बैलेंस नहीं बन रहा है तो चेयर पे हाथ रख के देन यू बेंड डाउन लाइक दिस। लपेटने वाले पैर को आगे से लाएंगे पीछे से? मैम आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे, प्रेफरेबली वैसे आगे से लपेटे तो ज्यादा अच्छा है, पीछे से उतना बैलेंस नहीं बन पाता। ओके। आगे से उसमें से टर्न करना थोड़ा आसान होता है। आप दोनों तरीके से ट्राई कर सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे यू में कंटिन्यू करता है। आगे से ज्यादा कंफर्टेबल है। जी जी, तो आप वही कंटिन्यू करिएगा। मैंने भी पैर आगे ही रखा है इसलिए। एंड घुटने को बेंड करते हुए नीचे ले जाएंगे और वापस दोनों पैरों को खोल लीजिए और वापस चेयर पे बैठ जाते हैं। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, अगर थक गए हैं तो पानी पी लीजिए, then we'll continue with the next exercise. लास्ट में बस कुछ 1-2 स्ट्रेचेस हैं बहुत ही सिंपल से, so those can be done while sitting also. मिनट का ब्रेक, रेस्ट करिए अच्छे से। एंड इन द मीन टाइम रीटा मैम, आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना कि लिगामेंट्स और बोन्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए हम क्या कोई सप्लीमेंट ले सकते हैं या नहीं, जो बोन्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए होता है, देखिए उसमें हम जैसे कैल्शियम देते हैं, विटामिन D3 देते हैं, वो उसका डोजेज अलग अलग हो सकता है, बट द सॉल्ट is somewhat similar. आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा ऊंचा करो। अच्छा, ओके मैम, वो आई थिंक माइक्रोफोन थोड़ा सा दूर था मुझसे। ओके, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट, नहीं तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता। खैर, सो अगर हम बात करें कि हम किस तरह का सप्लीमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, देखिए सप्लीमेंट्स में जो भी सॉल्ट होता है वो मोर और लेस काफी हद तक मिलता जुलता ही होता है। कंपनीज का फर्क है, ब्रांड का फर्क है, और उससे ज्यादा देयर इज नॉट अ मेजर डिफरेंस। अब कौन सा डॉक्टर कौन सा सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करता है, ये उसका अपना अप्रोच है कि उसका किस सप्लीमेंट के साथ में एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, कि पेशेंट्स का फीडबैक अच्छा रहा है, उसके बेसिस पे वो लिख कर देंगे आपको। दिस इज द मोस्ट लाइकली सिनेरियो। बोन्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, बोन्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए हम इनिशियली विटामिन D3 पे डिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज विटामिन D3 के प्रेजेंस में ही कैल्शियम बॉडी में, हड्डियों में अब्सॉर्ब हो पाएगा। अगर विटामिन D3 की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है तो आप जितना भी कैल्शियम लेते हैं वो शरीर से एज इट इज बाहर निकल जाता है और वो किसी काम का नहीं होता। सो हमेशा D3 देना चाहिए पहले, फॉलोड बाय सम कैल्शियम सप्लीमेंट। ज्यादातर केसेस में एक सैशे आता है कैल्सिरोल के नाम से, हफ्ते में एक बार
या 2 बार डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स वो दिया जाता है, या फिर अगर टैबलेट के फॉर्म में दें तो भी अगेन अलग अलग नाम है बट दवाई लगभग सेम ही है दोनों में। कमिंग टू द लिगामेंट पार्ट, लिगामेंट थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि लिगामेंट का, जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया, कि ना तो उसका अपना कोई ब्लड सप्लाई है और ना ही उसका अपना कोई नर्व सप्लाई है। लिगामेंट इज जस्ट अ बैंड ऑफ प्रोटीन जो कि एक रबड़ बैंड की तरह खींचता है और वापस आता है, फिर खींचता है और फिर वापस आता है। ये है कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट that rubber band tends to lose its elasticity, it tends to lose its ability to come back to its original position, और उसी की वजह से जब वो लिगामेंट लूज हो जाएंगे, थोड़े से लैक्स हो जाएंगे, तब जो जॉइंट है उसके आसपास का वो थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है एंड दैट रिजल्ट्स इन आर्थराइटिस। लिगामेंट्स को दोबारा स्ट्रेंथन करने के लिए सप्लीमेंट्स, अब कई बार लोग कहते हैं कि प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाइए तो उससे ठीक हो जाएगा, बट जैसा मैंने बताया कि ये थोड़ा सा टॉपिक कंट्रोवर्शियल है अभी, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि प्रोटीन लेने से ठीक हो जाता है और कई लोग कहते हैं कि हमने तो इतना सारा प्रोटीन खाया लेकिन हमें तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। तो सम पीपल, लाइक हाफ द पीपल एग्री विद इट एंड द अदर हाफ डिसएग्री विद इट। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इस बारे में एज अ डॉक्टर, जो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा एडवाइस करता हूँ कि लिगामेंट्स को आप एक्सरसाइज के जरिए अप टू एन एक्सटेंट थोड़ा बहुत उनको अपने हिसाब से शेप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी सप्लीमेंट या कोई मेडिसिन उस केस में आपकी हेल्प ज्यादा नहीं कर पाएगी। द सेकेंड थिंग इज ऑफ कोर्स, अगर हम कोई जैसे मैंने परसों जब बात करी थी कि हम अगर ब्रेस पहनाते हैं, ब्रेस पहनाने का पूरा पॉइंट यही है कि जो काम पहले लिगामेंट आपके कर रहे थे, अब अगर वो किसी कारण से नहीं कर पा रहे विद दैट कंप्लीट एफिशिएंसी, तो उसकी जगह वो नी ब्रेस ले लेता है, थोड़ा सा वो अपने ऊपर लोड बेयर कर लेता है ताकि घुटने पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़े। देन द थर्ड ऑप्शन इज ऑफ कोर्स, अगर ये सारे तरीके जहां फेल हो जाएं तो तीसरा और आखिरी ऑप्शन होता है सर्जरी का। अब सर्जरी में व्हाट दे डू इज कि जितना आपके हाइट के हिसाब से या जितने आपके जो पैर की मूवमेंट है उसके हिसाब से जितना भी एक्स्ट्रा एक जो आउटस्ट्रेच्ड जो लिगामेंट है उसको वो काट के वापस उतने ही साइज में ले आते हैं जितना वो इनिशियली हुआ करता था, मे बी आज से 1 साल पहले, मे बी 5 साल पहले, मे बी इवन 10 साल पहले। उस केस में अब although it is a laparoscopic surgery and it is a minimally invasive surgery, लेकिन again post operative care is one part of it जिससे again मैं अपने patients को थोड़ा दूर रखना चाहता हूँ। I am not that big a supporter of surgeries तो ये मतलब अगर जो सेशंस काफी टाइम से देखते हैं उनको पता है कि सर्जरी का ज्यादा शौकीन हूँ नहीं मैं। सो सर्जरी के केस में, क्योंकि देखिए पोस्ट ऑपरेटिव केयर कहने को इस केस में ज्यादा नहीं होती है, इट्स ओनली फॉर अगेन फॉर रफली अ मंथ। अगर आपने कोई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करवाई है तो उसका जो ओवरऑल प्रोग्नोसिस है इट इज अ वेरी पॉजिटिव वन, बट एट द सेम टाइम क्योंकि लिगामेंट का अपना कोई हीलिंग मैकेनिज्म नहीं है, देखिए जहां ब्लड सप्लाई भी नहीं होगी और जहां नर्व सप्लाई भी नहीं होगी, then that body part is unable to heal itself। ना उसे ब्रेन से स्टिमुलस मिल रहा है, ना उसे ब्लड मिल रहा है, ना उसे ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो बेसिकली एक डेड सेल का एक बड़ा सा गुच्छा बन जाता है वहां पे। उसको हम सर्जिकली जितना भी इंसाइज करके वापस शेप में ले आए, कुछ समय बाद खींच के वो भी वापस उतना ही हो जाएगा जितना वो पहले था। So that is why surgery in this particular case is not advised, क्योंकि उसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। अगर भगवान ना करे अगर किसी कारण से करवानी पड़े पेशेंट को और वो लिगामेंट दोबारा कहीं पे टियर हो गया या फिर जहां पहले इंसाइज किया था वहां या उससे कहीं और एक नई जगह पे कुछ लिगामेंट रप्चर हो जाता है किसी कारण से, कई बार चलते हुए पैर स्लिप होता है, कुछ भी हजारों वेरिएबल्स हैं बीच में दैट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। अगर ऐसा होता है तो
द रिकवरी इज वेरी पुअर एंड पेशेंट की जितनी पहले जो मोबिलिटी थी, ऑल्दो इट वाज कॉम्प्रोमाइज्ड, पेशेंट कहीं ना कहीं पे उतने मोबिलिटी से भी फिर रह जाता है बिल्कुल। सो इसीलिए मैं वो एडवाइस नहीं करता हूँ। सो इन दिस केस व्हाट आई वुड से इज कि आप एक्सरसाइज करिए, आप बाहर अगर वॉक पे जाते हैं तो अपना अच्छे क्वालिटी का नी ब्रेस पहनिए, फुटवेयर अच्छा रखिए। A very important thing and one thing that people always ignore is कि अपना फुटवेयर ठीक से पहनना चाहिए। Never wear slippers or sandals while going out for a walk. जूते पहन के जाइए, अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट शूज जिनका पैडिंग हैवी हो, काफी हैवी इन द सेंस कि जो पैडिंग जल्दी दबता नहीं है, हाई डेंसिटी फोम होता है और वो आपके पूरे बॉडी का वेट अच्छे से बेयर कर सकता है। इम्प्रॉपर फुटवेयर पहनने से आर्थराइटिस से लेकर फ्लैट फुट से लेकर हजारों प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको अगर अभी अवॉइड कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी नहीं भी होंगी, अगर आज से 10 साल बाद भी हुई तो रिमेंबर दैट you will be 10 years ahead of your age right now. You won't be 10 years younger. You will be 10 years older. तो ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। साल दर साल उम्रें बढ़ती हैं, कभी भी एज रिवर्स नहीं होती। So when each year and each day goes by, the chances of recovery also slightly start to go down. तो ये दोनों के बीच का एक बैलेंस बनाना बड़ा जरूरी होता है। डॉक्टर अनुराग, सप्लीमेंट्स में एमवे के प्रोडक्ट्स का क्या आपकी राय है? अगेन मैम, जैसा मैंने कहा ना कि सप्लीमेंट्स इज समथिंग जो जिसको जिस तरह का भी रास आ जाता है उसको वही अच्छा लगता है, फिर वो कोई और तरह का रेकमेंड नहीं करेगा। एमवे, अगर हम पर्टिकुलरली एमवे के बारे में बात करें, ऑल्दो देयर फीडबैक हैज बीन गुड, आई वोंट से कि ऐसा नहीं, काफी पुराना ब्रांड है, मतलब एमवे ज्यादा भी नहीं तो आई थिंक पिछले 50-60 साल से तो होगा ही। इंडिया में शायद थोड़ा लेट आया हो, बट बाहर इन द वेस्टर्न कंट्रीज इट वाज देयर सिंस 1970s आई गेस। मैं रोज यूज करती हूँ एमवे, डेली इसकी डेली आती है, और एक विटामिन बी और कैल्शियम, 3 तो मैं यूज करती हूँ इसकी प्रोडक्ट एमवे के। सो मैम, इस केस में आंसरिंग द क्वेश्चन फॉर सुधंत्रा मैम कि अगर आपको ये सप्लीमेंट लेने से कुछ बेनिफिट लगता है तो ऑफ कोर्स आप कंटिन्यू करिए, देयर इज नो हार्म इन दैट। बट हाँ, अपना इनटेक आप कितना रखते हैं थोड़ा उसका ख्याल रखिएगा कि देखिए अति हर चीज की बुरी है। सो नेचुरली अगर आपका प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा होगा वो भी कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। सो जितना आपको उस पे जो सप्लीमेंट देते हैं उसके ऊपर पीछे लिखा होता है कि कितना लेना चाहिए, या अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसको तो दे से कि आप इतना इतना अमाउंट में लीजिए, मे बी वंस अ डे, मे बी ट्वाइस अ डे, व्हाटएवर इट इज। लेने के टाइम पे बस आप ये ख्याल रखिएगा कि जो 2-3 रेड फ्लैग्स होते हैं, दैट इफ आवर प्रोटीन इनटेक इज मोर और लेस, किसी भी तरह का कुछ इम्बैलेंस है अगर उसमें, तो जो 2-3 चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। द फर्स्ट इज स्टमक में ब्लोटिंग होना बहुत ज्यादा, और या फिर ऐसा लगना कि स्टमक में कॉन्स्टिपेशन सा फील हो रहा है। कई बार वॉशरूम जाते हैं बट वी आर नॉट एबल टू एक्सक्रीट प्रॉपरली। सेकेंडली, अगर चेहरे पे या हाथों और पैरों के पेरिफेरल्स पे स्वेलिंग आनी शुरू हो जाए। कई बार ज्यादा प्रोटीन लेने से कई बार लोगों को लगता है कि हमारा चेहरा थोड़ा हमें फूला फूला सा लग रहा है, और हाथों की उंगलियां और पैरों की एड़ियों में भी स्वेलिंग लगती है। अगर आपको ये 1-2 साइंस नजर आए, दैट मींस इट इज टाइम टू चेंज योर सप्लीमेंट, और इट इज टाइम टू स्टॉप टेकिंग द सप्लीमेंट फॉर द टाइम बीइंग। अब प्रोटीन जितना बॉडी ने अब्सॉर्ब करना था वो कर चुकी, अभी उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। इसके अलावा प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पे जो भी शुरू किया है, किया है अभी नया, प्रोटीन नहीं ले रही हूँ, ग्लूकोसा में और कैल्शियम वगैरह ये चीजें ले रही हूँ, मल्टीविटामिन। जी। सो अभी आप कंटिन्यू करिए। कितना टाइम हो गया लेते हुए? 1 महीना नहीं हुआ शायद। अच्छा, नहीं हुआ अभी। सितंबर में शुरू किया।
अभी ये जब 1 मंथ पूरा हो जाए उसके बाद कंटिन्यू फॉर अनदर 1 मंथ, उस तब जाके कुछ आपको नोटिसेबल डिफरेंस दिखना शुरू होता है। सो उस टाइम पे आपका जो भी ऑब्जर्वेशन हो 1 महीने बाद, वो आप एक बार मेरे को बताइएगा कि क्या रहा ऑब्जर्वेशन आपका, एंड उसके बेसिस पर वी कैन बी एबल टू डिसाइड कि ये आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। वैसे फायदेमंद ही होगा, आई एम 99% श्योर कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा आपको। थैंक यू डॉक्टर। ओके, चलिए, सो नाउ बिफोर वी वाइंड अप द सेशन, लेट्स कंटिन्यू विद द लास्ट 2 एक्सरसाइजेस, पूरी कर लेते हैं, उसके बाद सेशन दैट। सो चेयर्स को पीछे कर लीजिए, थोड़ा सा जगह बना लीजिए अच्छे से, एंड स्टार्टिंग अगेन विद द लेफ्ट लेग। चेयर के किनारे पे बैठेंगे, पीछे होके मत बैठिएगा, एकदम किनारे पे बैठिएगा। लेफ्ट वाला घुटना सीधा आगे की तरफ, राइट वाला घुटना बेंड करके इसके ऊपर ले आएंगे इस तरह से, लाइक दिस। राइट हैंड घुटने के ऊपर रहेगा यहाँ पे, और इसको नीचे की ओर पुश करेंगे इस तरह, नीचे की ओर पुश करिए, जितना आपसे पुश करा जाए। होल्ड इट देयर फॉर 10 सेकेंड्स। इस तरह से ऊपर अच्छे से पूरी ताकत आगे पुल करना होता है, एंड वापस एक बार और, पुश इट डाउन। डॉक्टर अनुराग, ये टांग तो हमारी जा ही नहीं रही ऊपर। कोई बात नहीं मैम, अगर ऊपर की ओर नहीं भी जा रही है तो इट्स ओके। अगर इस तरह से एक 4 के शेप में इस तरह से अगर बेंड करके अगर नीचे की तरफ आप पुश कर पाए तो वो भी काफी रहेगा। ऊपर अगर नहीं जाता पैर तो उसका एक ऑल्टरनेटिव है, अभी मैं वो बताऊंगा जस्ट 2 मिनट बाद, पहले भी किया हुआ है। वापस ऊपर की ओर पुल करेंगे, नाउ फॉर द लेफ्ट लेग, लेफ्ट वाले घुटने को बेंड करके ऊपर रखेंगे, पुश इट डाउन, push it down, hold for 10 seconds, and वापस ऊपर की ओर खींचिए। अगेन नीचे की ओर धक्का लगाइए, वापस हाथों से ऊपर, नाउ अगर ऊपर की तरफ किसी कारण से आप स्ट्रेच नहीं कर पाए तो उसका जो ऑल्टरनेटिव है, वेरी सिंपल वन, पैरों को थोड़ा सा फैला के इस तरह से रखेंगे, इस तरह, पैर बाहर की तरफ और घुटने अंदर की तरफ, एंड दोनों घुटनों को इस तरह सेंटर में पुश करेंगे। टीना मैम आप कह रहे थे ना कि ऊपर अगर घुटना बेंड नहीं कर पाए तो उसका ये ऑल्टरनेटिव है, एक बार आप देख लीजिएगा। पैर बाहर रहेंगे, घुटने अंदर की ओर ऐसे रहेंगे, और दोनों तरफ से हल्के हाथ से धक्का लगाना है अंदर, धक्का लगा के होल्ड करना है वहीं पर फॉर 10 सेकेंड्स, एंड वापस सीधे एक बार और अंदर की तरफ। आप जितने घुटने नहीं जुड़ रहे हमारे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी सबके लिए अलग अलग होती है, किसी के लिए जो कम है किसी और के लिए वो बहुत ज्यादा है, सो नॉट टू वरी। जब आप अपने अंदर की ओर पुश करें ना, जब आप अंदर की ओर पुश करें तो यहाँ पूरा थाइज के बाहर के हिस्से पे आपको स्ट्रेच आता हो, बस फील होना चाहिए। अब चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो,
as long as you start feeling the stretch, तो आप ठीक कर रहे हैं। ऐसे करने पे कहाँ स्ट्रेच आता है अनुराग? हमारे तो कुछ नहीं आ रहा स्ट्रेच। बाहर की तरफ, थाइस के बाहर की तरफ आ रहा है। थाइस के बाहर आराम से कर यार, आपको थाइस के बाहर आ रहा है थाइस। वीना जी को देखा रहेगा ही। अगर किसी कारण से स्ट्रेच आता हुआ फील ना हो तो शायद आपको पैरों को थोड़ा सा और दूर ले जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे इतना मत जितना मैंने करा उतना मत करिएगा। अगेन ट्राई नॉट टू इंजर योरसेल्फ। हमें प्रैक्टिस है तो हम कर लेते हैं, बट अगर प्रैक्टिस ना हो तो इतना नहीं करना ही नहीं। वो पहले वाला कर लिया ऊपर करके टांग, ठीक है, एंड वापस सीधे कर लेते हैं। चला ਇੰਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ वास्ते हो रहा है, आपके लिए पेश किया जा रहा है। अगर मैं ये जबरदस्ती करूँ ना तो फिर तो मैं पड़ जाऊँ। जबरदस्ती ना करना, वो घुटने भी बाद में जबरदस्ती करते हैं और क्या। हाँ, फिर वो तंग करते हैं, घुटने बोलते हैं, तंग करते हैं बाद में। वो कहते फिर आ की कितना है तू वही। आई नो, वो कहने बहन बह जा आराम से नाल, देखती रह तू, चंगी है रही। आज बड़े दिन बाद बात कर रही हूँ ना तो अच्छा लग रहा है। मैं बहुत दिन बाद ऑन की। ये तो है। So these were all the exercises. If anyone has any questions, तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। डॉक्टर अनुराग, otherwise is okay. टांग के ऊपर टांग रख के जो करवा रहे थे उससे मतलब हिप्स तक जा रहा था स्ट्रेच, ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है मैम, ठीक है, वो दैट इज द करेक्ट। जी आशा मैम, आप पूछ रहे थे कुछ? हाँ जी डॉक्टर अनुराग, if otherwise there's no pain in the knee, it's only while climbing up and down the stairs then you feel slight pain. What do you think about that? In that case there are two possible scenarios. Either your muscles of the hamstring are not strong enough to push you up the stairs, or secondly there might be some minimal changes, arthritic changes around your kneecap. So what am I supposed to do? क्या करना चाहिए? इसको चेक करने का एक तरीका है, इसको एक तरीका है चेक करने का to rule out the less likely scenario. अगर आप अपना घुटना से बताऊं आपको, मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैं आपको कैसे बताऊं कि ये चेक कैसे किया जाए। Just give me a minute. Okay, just 1 minute. 1 मिनट दीजिए। चेयर को थोड़ा सा पीछे। आप क्या करेंगे, अपना पहले तो नी कैप को लोकेट करिए, कहाँ पर है, यहाँ है समवेयर। क्या होता है तो नी कैप हल्का सा खिसक के ऊपर आ जाता है। सॉरी अनुराग, म्यूट करवा दीजिए, वो थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा, लोगों का शोर आ रहा है। Now it's better. So thank you. Just to visualize it better, कि आपने इस तरह से घुटना सीधा किया, जहाँ जो अपर जो बॉर्डर होता है ना नी कैप का, उसको लोकेट करिए हाथ से। जहाँ आपको दिख गया, फील हुआ, वहां पर रखा हाथ को इस तरह से, पुश इट डाउन। अगर नीचे की ओर धक्का लगाते हुए आपको उसमें दर्द हो या आपको लगे कि कुछ कटकट की आवाज आ रही है, then that means कि उसमें आर्थराइटिक चेंजेस हैं। अगर नीचे की ओर पुश करते हुए पेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन बैक ऑफ द थाई में यहाँ पर दर्द हुआ या लगा कि स्ट्रेच इतना ज्यादा है कि वो बर्दाश्त नहीं करा जा रहा, then it means कि प्रॉब्लम पीछे हैमस्ट्रिंग मसल्स में है, आगे के मसल्स ठीक ठाक हैं अभी। इस तरीके से आप एक बार चेक कर सकते हैं। और अगर ऐसे भी नहीं पता लगता तो फिर उसके लिए तो फिर कहीं किसी फिजिकल थेरेपी क्लिनिक पे जाके ही असेसमेंट पूरा हो पाएगा। और
सिर्फ उतना ही हो सकता है। Some people say कि कोई बात नहीं, थोड़ा दर्द भी होता है तो आप stairs up and down जाइए ताकि वो एक्सरसाइज होती रहेगी आपकी, और others say कि avoid climbing up and down the stairs. What do you think? कुछ भी नहीं मैम, स्टेयर्स वो क्या करें, अवॉइड करें कि उसको करते रहें ताकि एक्सरसाइज होती रहेगी? स्टेयर्स की प्रॉब्लम पता है क्या है कि स्टेयर्स का ना कोई यूनिवर्सल स्केल नहीं है, किसी के स्टेप बड़े नीचे होते हैं, किसी के स्टेप बड़े ऊंचे होते हैं। नहीं, नॉर्मल स्टेयर्स अपनी ओर से मैं तो कहूँगा कि अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करें। ओके, अगर कोई स्पेशली अगर नी कैप के अराउंड कुछ प्रॉब्लम है तो वो एग्रेवेट हो सकती है समय के साथ। ओके, उससे बेटर ऑइंटमेंट्स एंड ऑल, ऑइंटमेंट लगाते रहे, कुछ ऑइंटमेंट लगाएं, ऑइंटमेंट लगाइए। एंड जो उसका जो थोड़ा अच्छा एक बेटर ऑल्टरनेटिव है, या तो अगर घर में आपके स्टैटिक साइकिल हो ना, जो उस पे साइकिलिंग करते हैं, अगर वो हो तो उस पे साइकिलिंग करें फॉर अबाउट 10 मिनट्स, और रेजिस्टेंस का नॉब बिल्कुल 0 पे रखें उसका, स्लो करें। अगर वो ना कर पाए, अगर साइकिल नहीं हो घर पे, तो सबसे जो बढ़िया तरीका है, बाहर जब वॉक पे निकलें, जैसे मैंने बताया, अच्छे बढ़िया क्वालिटी के जूते पहन के स्टार्ट विद स्लो वॉकिंग। अगर 30 मिनट्स का आपका वॉक होता है टोटल, तो उसको 15-15 मिनट में डिवाइड कर दीजिए। ओके, 15 मिनट आप नॉर्मल स्पीड में चलिए और 15 मिनट आप ब्रिस्क वॉक करिए। अब किस तरह से करना है, आपको पहले नॉर्मली चलना है फिर ब्रिस्क वॉक करना है, या पहले ब्रिस्क वॉक करना है बाद में नॉर्मल स्पीड पे चलना है, दैट इज अप टू यू। आपको जैसे वो कंफर्टेबल लगे वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ये सबसे सही तरीका है कैप को स्टैंडिंग करने का। स्टेयर्स पे ऊपर नीचे करना कभी ये गलती नहीं, बहुत नुकसान करता है आगे चल के। ओके, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर अनुराग, मुझे कुछ पूछना है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग नीलू मैम। हाँ, मैं ना यहाँ पर इस समय आगरा आई हुई हूँ मेरी सिस्टर के पास। तो यहाँ पे ना रूम में इन्होंने वो लगाया हुआ था, गुड नाइट टाइप का लगाते हैं ना मच्छर भगाने के लिए जी, मच्छर वगैरह। तो मेरे ना तब से मेरा हेडेक बहुत ट्रिगर होकर चुका है, 2 दिन हो गए वो जा नहीं रहा है। मैं रूटीन में डेक्लोरेन A खा लिया करती थी, उससे मुझे सिर दर्द में आराम आ जाता था, बट अभी 2 दिन हो गए। क्या कुछ है ऐसी चीज जो मुझे आराम दे सके सिर दर्द में? और बहुत टीवीएस से घबराता है। जो वो रहे रहे थे क्या, जो मस्कीटो रिपेलेंट जो भी है उसको तो खैर बंद कर दीजिए वहां पर उसको। बिकॉज़ ऑफ दैट इट्स। कितने दिन हो गए हैं अभी? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए हैं ना। लेट्स वेट फॉर अनदर 24 आवर्स फॉर नाउ। अगर लगता है कि 24 आवर्स में भी पेन को रिलीफ नहीं मिल रहा, किसी कारण से अगर लगता है पेन बढ़ रहा है, then you may want to consult a physician for that. और अगर एक बार हो सके, अगर वहाँ बीपी की मशीन है वहाँ चेक करने के लिए। बीपी तो मैं लेती रहती हूँ, मेरे घर से लेके निकली थी। बीपी ओके परफेक्टली ओके। नहीं, is there a checking apparatus there also कि बीपी चेक करने के लिए डिजिटल हो, चाहे वो थर्मल हो, वो मर्क्यूरी वाला हो, है वहाँ पे कोई? बीपी का मशीन है, करवा लूंगी चलो उसको। अगर कोई आसपास अगर कोई फिजिशियन हो या आरएमपी हो तो उनसे एक बार जाकर चेक करवा लीजिएगा। अभी के लिए वेट फॉर 24 आवर्स, उसके बाद I should not take any medicine then? I should not take any medicine for headache? not right अभी 24 आवर्स के बाद ठीक है। नोटिस करते हैं कि क्या। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, एक्सक्यूज मी। हाँ जी मैम। डॉक्टर साहब, मैंने 2011 में नी रिप्लेसमेंट करवाया था। क्या इसके भी कहते हैं कि 10 साल का इसका होता है और उसके बाद डिटीरियोरेशन? तो अब मेरे काफी मतलब प्रॉब्लम, जैसे ज्यादा चला भी नहीं जाता बिल्कुल भी, 5-7 कदम चलती हूँ। तो जिन्होंने आपके में सर्जरी करी थी, आप उनसे दोबारा मिले हैं, उनसे डिस्कस किया है इस बारे में? नहीं, आई हैव लेफ्ट दैट प्लेस। मोहाली से कराई थी मैंने। मैं यमुना, एट दैट टाइम आई वाज एट यमुनानगर। तो अब तो मुझे I couldn't। करंटली आप कहाँ पर हैं? मैं फरीदाबाद में हूँ, फरीदाबाद में। ओके। मैम, फिर अगर तो कोई आपके वहाँ आसपास हो जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, अगर कोई, अगर आप उन्हें एक बार अपनी पुरानी रिपोर्ट दिखा पाए, क्योंकि ये तो बात सही है कि हाँ, आफ्टर अ वाइल, आफ्टर रफली
10 odd years जो इम्प्लांट डलता है अंदर, उसकी लाइफ उतनी ही होती है। 10 साल के बाद वो थोड़ा तंग तो करता ही करता है। सो इन दैट केस अब उस इम्प्लांट को छेड़ना चाहिए या नहीं, वो कोई सर्जन ही बता पाएंगे। एंड प्रेफरेबली जिन्होंने सर्जरी करी हो, अगर उनसे एक बार बात हो पाए फिर तो बहुत ही अच्छा है, नथिंग लाइक इट। अगर उनसे किसी कारण से ना हो पाए तो आपके आसपास अगर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है और वो अगर अभी कुछ रिपोर्ट्स देखकर इस मामले में हेल्प कर पाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इम्प्लांट तो थोड़ी देर बाद अपना उसका जब लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है उसके बाद मेरे पास तो इस टाइम कोई रिपोर्ट्स वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मैम। ये तो अब कहीं से आपको अरेंज करनी पड़ेंगी या फिर आपको दोबारा से एक्सरे अपना नए सिरे से करवाना पड़ेगा। हाँ नहीं, दोबारा से एक्सरे करवाया जा सकता है। रिपोर्ट कोई डॉक्टर आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा इस केस में, कोई भी डॉक्टर नहीं, दोबारा से एक्सरे करवाया जा सकता है, वो दैट्स नो प्रॉब्लम। आप बस अपनी प्रिस्क्रिप्शन, आप अगर कुछ मेडिकेशन ले रहे हैं इस समय तो सिर्फ वो प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होनी चाहिए और एक एक्सरे अगर आप करवा लें अपने घुटने का, इफ इवन दैट मच रिपोर्ट यू हैव, तो आप वो डॉक्टर को दिखा सकते हैं कहीं पे आसपास, तो वो आगे क्या करना है आपको अपने आप एडवाइस कर देंगे। तो ऑर्थोपेडिक नहीं कर पाएंगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, नॉट अ जनरल सर्जन। ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो 40s में ही मिलेंगे मेरे ख्याल है, मोस्ट लाइकली मैम। फरीदाबाद की तरफ कौन सा हॉस्पिटल है मेरे को आइडिया नहीं, 40 तो है ही, वहाँ मैं जनरली जाती रहती हूँ जी whenever I have to consult somebody। तो आप एक बार अगर अपना एक्सरे करवा लें तो करवा के एक बार आप जाइएगा, उनसे पूछिएगा इस बारे में कि अगर हमें 10 years हो गए हैं पूरे इम्प्लांट डले को, तो नाउ इट इज कॉजिंग मी ट्रबल एंड शुड वी रिमूव द इम्प्लांट, शुड वी लेट इट बी, और या फिर उसको थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत है। अब खैर मॉडिफाई तो वो क्या ही होगा, वो अंदर बॉडी में 10 साल से है, सो हम उसको ज्यादा छेड़ नहीं सकते। इम्प्लांट जितना रिसेंट डला होता है उतना उसको एडजस्ट करना आसान होता है। 8-10 साल के टाइम फ्रेम के बाद इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इवन टच दैट इम्प्लांट, उसको हम छेड़ भी नहीं सकते। स्टार्टिंग के 1-8 साल में तो फिर भी हो जाता है, 10 साल बाद तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड नॉट एडवाइज्ड। 90% केस में आपको डॉक्टर यही कहेंगे कि इम्प्लांट जहाँ है जैसा है उसको छोड़ दीजिए और कोई दवाइयों के जरिए या फिजिकल थेरेपी के जरिए उसको मेंटेन रखिए। दोबारा इम्प्लांट निकाल के दोबारा नहीं हो सकता? नहीं मैम, नहीं होता, नॉट आफ्टर 10 years। आफ्टर 10 years नाउ इट इज so much attached with the body, it is infused in such a way कि अगर हम उसको निकालना चाहेंगे भी तो हमारी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी से उस तरह से अलाउ नहीं करती है कई बार। इन ऑल केस, इवन जो कोई अगर पेस मेकर डलता है हार्ट में या फिर जैसे नी रिप्लेसमेंट है, कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट है, एनी आर्टिफिशियल इम्प्लांट दैट वी हैव, स्टार्टिंग का 6 महीना पॉसिबल होता है उसको निकालने का, अभी इट इज रिलेटिवली न्यू। जब 10 साल बाद उसको निकालने जाएंगे तो वो नहीं निकलेगा इतनी आसानी से। सो वो एक मतलब अननेसेसरी वो रिस्क है जो डॉक्टर खुद भी नहीं लेना चाहते, तो वो कहते हैं कि इसको आप अवॉइड ही करिए। तो एक बार मैम एक्सरे करवा के दोबारा जाइएगा जरूर वहाँ पे। ओके, थैंक यू। ये वैसे सॉरी अगेन आई एम इंटरप्टिंग कि मेरे को अस्थमा भी है, तो अस्थमा की वजह से तो नहीं मुझे ये प्रॉब्लम हो रही चलने में, अदरवाइज देयर इज नो पेन। नी में पेन नहीं है कोई भी, लेकिन चला नहीं जाता ज्यादा। चला नहीं जाता तो उस टाइम पे मतलब आपको बस कॉरिडोर में एक चक्कर लगाती है, आपको थकावट लगती है। हाँ, थकावट लगती है बहुत ज्यादा। टांगों में दर्द लगती है। एक तो बैक पेन बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से कॉरिडोर में सिर्फ एक आध चक्कर लगा पाती हूँ, नीचे तो खर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
आई वुड एडवाइस कि एक बार एक्सरे करवाकर दोबारा रिव्यू कर लेते हैं सर्जन के साथ में. इफ ही इज एबल टू रूल आउट दैट पर्टिकुलर फैक्टर तो ठीक है, देन वील सी कि उसका अस्थमा से क्या रिलेशन हो सकता है. ऑल्दो अस्थमा से कोई कनेक्शन होने के चांसेस कम हैं, बट अगर कोई 1-8% है भी तो वो उनके एडवाइस के बाद ही हमें कुछ उसका आइडिया लगता है. थैंक यू डॉक्टर. Okay. So I think we can close the session for today. So thank you so much to everyone for joining in, and I will see you all tomorrow along with the Physioactive team. So अपना ख्याल रखिएगा, stay safe and stay happy. See you tomorrow. Bye bye.